We have understood the effect of AC in a series RLC circuit. आज एक नया टर्म देखेंगे, रेजोनेंस। 1 मार्क वाला क्वेश्चन है, बाई चांस में 2 मार्क का आएगा। इसमें से डिराइविंग फ्रीक्वेंसी फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अंडर रेजोनेंस ऐसे करके आएगा। सिंपल सा चीज़ है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देखेंगे और क्या हो रहा है देखते हैं। इसको अंदर घुसने से पहले हमें एक छोटा सा चीज़ बताना है आपको। व्हाट इज, याद कर ले, प्रीवियस क्लास में देखे थे। कोई सीरीज आरएलसी सर्किट में हम कहते कि इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या था। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर इम्पीडेंस? प्रीवियस क्लास ही देखे हैं हम लोग। इट वाज इन ए सीरीज आरएलसी सर्किट, इम्पीडेंस का फॉर्मूला। हाँ बेटा समीक्षा, और थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, इसी का स्क्वायर का होल पावर ये था। और दूसरी चीज की जरूरत है, नेट रिएक्टेंस। नेट रिएक्टेंस क्या था? लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे, इट वाज एक्सएल माइनस एक्सी, बस ये चीज। और आपको ये भी मालूम है कि एक्सएल क्या था? द ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ एसी थ्रू एन इंडक्टर गिवन बाय एल ओमेगा। एक्सी क्या था? ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ एसी थ्रू ए कैपेसिटर, इट वाज 1 बाय सी ओमेगा। नए है, याद नहीं होगा, ठीक है, कल ही पढ़ा है तो याद रख लेना। कोई चैप्टर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो टेल मी, गिव यू इन द व्हाट्सएप, सर ये चैप्टर डिफिकल्ट लगा। डिफिकल्ट मतलब बहुत सारा चीज याद रखना पड़ रहा है। आई विल गिव यू सम सैंपल क्वेश्चंस, उससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है फॉर बोर्ड। कोई भी चैप्टर बोलोगे मैं 10-15 क्वेश्चन लिख के दे दूंगा। अगर ये क्वेश्चन तुमको आता है तो तुमको और कुछ नहीं करना। चलो छोड़ो, बोर्ड हो गया, ठीक है। एसी में जैसे अभी एसी कितना मेहनत लग रहा है, क्या क्या समझने में पड़ रहा है। मैं 15-20 क्वेश्चन लिख के दे दूंगा, 1 लाइनर। ये आता है तो छोड़ दो, बाकी हो गया, छोड़ दो, इतना ही आएगा। इसलिए डरो मत, वो चीजें हम लोग करेंगे वक्त आने पर। लेकिन आप लोग खुशी खुशी थोड़ा एंथुसियास्टिकली चीजों को करो। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रेजोनेंस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई सीरीज आरएलसी सर्किट रेजोनेंस में कब है कहेंगे? ए सीरीज RLC circuit is said to be under resonance when net reactance of the circuit is 0। क्या मेरी आवाज क्लियरली आ रहा है? बढ़िया बढ़िया, मजे लेके देखो। कोई एक सीरीज आरएलसी सर्किट है आपके सामने, ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। जस्ट अ मिनट, ये रेजिस्टर है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। ये तीनों सीरीज में है। ये सर्किट रेजोनेंस में कब है? कब कहेंगे कि ये सर्किट रेजोनेंस में है? अगर ये तीनों का सर्किट का नेट रिएक्टेंस 0 है। रिएक्टेंस क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले देखें, रिएक्टेंस इज नथिंग बट एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल क्या होता है? एल ओमेगा, एंड एक्सी होता है 1 बाय सी ओमेगा। ये 0 हुआ तो चलिए देखते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 कैसे 0 हो जाएगा? R है, ये L है, 0 कैसे हो जाएगा? यहाँ पर जो हम AC अप्लाई कर रहे हैं वो कुछ भी फ्रीक्वेंसी का अप्लाई कर सकते हैं, मर्जी हमारा, सर्किट ये पड़ा है, कुछ भी फ्रीक्वेंसी का अप्लाई कर सकते हैं। हम ऐसा एक फ्रीक्वेंसी का, ऐसा एक ओमेगा वाला वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि नेट रिएक्टेंस 0 हो जाएगा। नेट रिएक्टेंस इज इक्वल टू 0 मतलब एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू 0 मतलब एल ओमेगा माइनस 1 बाई सी ओमेगा इज इक्वल टू 0। ओमेगा का वैल्यू हम ऐसा चूज करेंगे कि एल ओमेगा माइनस 1 बाई सी ओमेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से क्या मिला? ओमेगा। चलो हम इसको ओमेगा की जगह ओमेगा 0 कहते हैं। एट रेजोनेंस x 0 है तो यहां पर देखो तो ये L ओमेगा 0 हो गया 1 बाई सी ओमेगा 0।
यहाँ से पता चला ओमेगा 0 इज 1/√ओवर ऑफ LC। मतलब हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर 1/√ओवर ऑफ LC हो गया तो ये सर्किट में नेट रिएक्टेंस 0 हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? ये फ्रीक्वेंसी एट विच दिस सर्किट इज अंडर रेजोनेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब हम जानते हो कि जो ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, ओमेगा है 2πf, तो इसको हम लिख सकते हैं 2πf0। यहां से पता चला एट रेजोनेंस ओमेगा 0 इज 1/√ओवर ऑफ LC। जो अभी अभी देख लिए, ओमेगा के जगह 2πf0 लिखेंगे तो ये होगा 1/√ओवर ऑफ LC। और यहां से पता चला द वैल्यू ऑफ f0 इज 1/2π√ओवर ऑफ 1/LC। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब? द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई एट विच द सर्किट इज अंडर रेजोनेंस। सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होने से ये सर्किट रेजोनेंस में रहेगा? वो फ्रीक्वेंसी क्या है? 1/2π√ओवर ऑफ 1/LC। देखो ये R के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, RLC तीनों थे, R को बढ़ाओ घटाओ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज नॉट गोइंग टू चेंज। रेजोनेंस के ऊपर जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें से 50% चांस है कि दे विल आस्क यू ओनली द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और RLC सर्किट दिया होगा, निकालो फ्रीक्वेंसी। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. कितना सिंपल है, यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और दो चीज आता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस? रेजोनेंस कब होता है? व्हेन द नेट रिएक्टेंस इज 0। व्हाट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है 1/2π√ओवर ऑफ LC। और ये जो चीजें हैं कभी कभार डिराइव करने के लिए 2 मार्क के लिए आता है, लेकिन बहुत रेयरली आता है, सीधे फ्रीक्वेंसी आता है। राइट द फॉर्मूला फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 बार। अब आगे बढ़ते हैं। जब कोई सर्किट रेजोनेंस में है तो क्या होगा? एट रेजोनेंस हम जो जो चीजें देख रहे हैं उसको लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी कितना है? 1/√ओवर ऑफ LC। और क्या देखे? और देखे कि फ्रीक्वेंसी f0 इज 1/√ओवर ऑफ LC तो है ही है, साथ साथ 2π भी है। और क्या देखे कि नेट रिएक्टेंस इज इक्वल टू 0। और क्या क्या देखे कि XL इज इक्वल टू XC। इतना चीज हम लोग देख चुके हैं। दिस वाज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अब आगे आगे क्या होता है, क्या चीजें समझ में आए? एट रेजोनेंस बात कर रहे हैं। इंपीडेंस जेड होता है R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर होल ओवर। लेकिन यहां पर तो XL माइनस XC 0 है, तो जेड का वैल्यू क्या हो गया? R। अंडर रेजोनेंस कंडीशन इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। 1 मार्क क्वेश्चन। एक सीरीज RLC सर्किट दिया रहेगा, R का वैल्यू 20 ओम, L इज 3 हेनरी, C कुछ दिया है कि मान लो कि 20 माइक्रोफैराड। द सर्किट इज अंडर रेजोनेंस, व्हाट इज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट? यू से R। क्वेश्चन देख के डर लगेगा, कितना बड़ा दिया है, ये फ्रीक्वेंसी दिया, ये दिया, वो दिया, पूछा इंपीडेंस, तो क्या करना है? इट इज इक्वल टू R। तो जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में है तो ये 0 होता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं है, मान लो फ्रीक्वेंसी इज नॉट दिस, देन दिस विल नॉट बी 0। व्हेन दिस इज नॉट 0, तो R² plus something का square whole over will be Z, and that Z will be more than R. At resonance frequency, Z is equal to R. At any other frequency, Z is not equal to R. Z is not equal to R मतलब more than R or less than R. क्या लग रहा है आपको? At resonance frequency, Z is equal to R. At any other frequency, Z is more than R or less than R. क्योंकि ये क्या? More than R, ये तो 0 नहीं होगा ना। When it is not at resonance, this quantity is not 0, कुछ वैल्यू रहेगा, तो Z का वैल्यू मोर देन R होगा। मतलब at resonance Z is minimum। at resonance ये हो गया दूसरा 1 मार्क क्वेश्चन। Z is minimum, impedance of the circuit is minimum under resonance condition
impedance of the circuit is minimum. हाँ, ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट एट रेजोनेंस और क्या क्या चीजें होते हैं देखते हैं। नंबर 3 सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज होता था I इंटू जेड। सप्लाई वोल्टेज होता था I इंटू जेड, और यहां पर जेड का वैल्यू क्या है, R का बराबर है, इट इज I इंटू आर। आई आर क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर। मतलब जो भी वोल्टेज आप अप्लाई करोगे सारे के सारे रेजिस्टर में ड्रॉप होगा। क्या इंटरेस्टिंग है, ये कोई एक रेजोनेंस सर्किट है और ये सर्किट इज अंडर रेजोनेंस, और इसमें आपने कुछ 10 वोल्ट एसी अप्लाई किया, 10 वोल्ट एसी एट ए फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 और फ्रीक्वेंसी F0 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में, तो इसमें कितना वोल्ट होगा, 10 वोल्ट। क्या इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? फिर सर ये तीनों मिलकर 10 होना चाहिए, अकेला 10 हो गया। हाँ, हम बताए थे इसमें जो वोल्टेज होगा इसमें भी वही वोल्टेज होगा, एंड दे विल बी आउट ऑफ फेज, एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। ऊपर की तरफ होता था, एक नीचे की तरफ होता था। VL was leading I by 90 डिग्री, VC was lagging I by 90 डिग्री, दोनों मिलकर 0 हो जाते थे। ऐसे पकड़ोगे तो यू विल गेट ए पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों पॉइंट में यू विल गेट ए पोटेंशियल डिफरेंस, बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स विल बी 0। ये दोनों पॉइंट में आपको पोटेंशियल डिफरेंस 0 मिलने वाला है, क्योंकि XL इज इक्वल टू XC है और VL VC दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। VL इज I इंटू XL, VC इज I इंटू XC। तो ज्यादा अंदर नहीं जाना है, आपको खाली इतना ही याद रखना है कि एट रेजोनेंस ऑल द सप्लाई वोल्टेज drops across the resistor. Potential drop across the resistor is same as supply voltage. So all the voltage supplied drops across R में सारा का सारा वोल्टेज मिलेगा। नंबर 4 नाउ VS इज IR, और हम जानते हैं कि करंट और वोल्टेज इन केस ऑफ रेजिस्टर आर इन सेम फेज, तो VS एंड IR दोनों बराबर होने के कारण I और VS सेम फेज में रहेंगे, क्योंकि X 0 है। ऐसे भी हमें मालूम है कि cos फाई प्रीवियस क्लास देखे थे, इट वाज R बाई जेड। हम बात कर रहे हैं एट रेजोनेंस का, जेड का वैल्यू R है तो ये R बाई R हो गया, इट इज 1, मतलब फाई इज 0। फेज डिफरेंस बिटवीन I एंड V इज 0, ये हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन, एट रेजोनेंस व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। आप कहोगे पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज cos 0 and that is 1. At resonance, power factor of the circuit is 1. Phase difference between current and voltage is 0. Impedance is minimum equal to R. Supply voltage is equal to VR. बस यही चीजें याद रखना है 1 मार्क वाले। चलिए और आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, प्लॉट ऑफ Z वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड I वर्सेस फ्रीक्वेंसी। कोई सीरीज RLC सर्किट में हम प्लॉट करना चाहते हैं क्या, वेरिएशन ऑफ Z वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड I वर्सेस फ्रीक्वेंसी। मतलब मैं इधर ले रहा हूं फ्रीक्वेंसी को और इधर जेड को ड्रॉ करूंगा। आप जानते हो कि जेड जो है वो क्या है कि आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, मतलब L यू विल राइट इधर इन डिटेल L ओमेगा माइनस 1 बाई C ओमेगा का स्क्वायर का रूट ओवर।
हम फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कहो या ओमेगा कहो, कुछ है समझने के लिए आसान होगा, ओमेगा को इन टर्म्स ऑफ ओमेगा मैं इसको प्लॉट करना चाहता हूं। जब ओमेगा 0 है, सही इधर देखो, जब ओमेगा 0 है तो एल ओमेगा हो गया 0, 1/c ओमेगा क्या हो गया इनफाइनाइट, आर स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट का स्क्वायर होल ओवर इज इनफाइनाइट। मतलब जब ओमेगा 0 है ये सर्किट में जो आपका इम्पीडेंस है वो मैक्सिमम है, और जैसे जैसे ओमेगा बढ़ने लगा ये क्वांटिटी घटने लगा तो इम्पीडेंस घटने लगा। इट गोज लाइक दिस। कब मिनिमम हुआ? जब ओमेगा 0 के बराबर था। ठीक है, जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 हो गया तो आपको मिला कि ये जो करेक्ट जो इम्पीडेंस था वो मिनिमम हो गया। कितना इम्पीडेंस हो गया? हो गया आर के बराबर, इट इज आर, मिनिमम हुआ। उसके बाद क्योंकि क्वांटिटी 0 हो गया, उसके बाद फिर से ओमेगा बढ़ा रहे हैं, ओमेगा बढ़ाएंगे तो ये छोटा होने लगेगा लेकिन ये बढ़ने लगेगा। जब ओमेगा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप देखोगे ये फिर से बहुत बड़ा हो गया, जेड फिर से बहुत बड़ा हो जाएगा। द डायग्राम गोज लाइक दिस। ठीक है, ड्रॉ करने से पहले थोड़ा सब्र करो और देखो कि डायग्राम में क्या डिफरेंस है। ये वाला पार्ट एक जैसा नहीं है। ये पार्ट में क्या बड़ा था? ओमेगा छोटा था तो 1/c ओमेगा बड़ा था, ये क्वांटिटी छोटा था। 1/c ओमेगा बड़ा है तो 1/c ओमेगा वाला ग्राफ आएगा जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता था। अगले जोन में ये छोटा पड़ गया, ओमेगा जब ज्यादा हो गया ये छोटा पड़ गया, ये बढ़ गया, तो क्या रिलेशन था? स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ कुछ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसे दिख रहा है, मतलब ढंग से ड्रॉ करूं तो ये ऐसे दिखेगा। क्या बात समझ में आया? ये डायग्राम कुछ ऐसे दिखने वाला है। तो इट्स नॉट ए सिमेट्रिकल डायग्राम, यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो आपको समझाने के लिए मैं दोबारा इसको कर लेता हूं। अरे चल तू, मैं इसको दोबारा कर लेता हूं। ये डायग्राम कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे। So this is what is the variation of impedance। ये कौन वेरी कर रहा है इसे? impedance वेरी कर रहा है with frequency। impedance कब मिनिमम था? जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 था। कितना था? R था। What about current in the circuit? You will say the current in the circuit is supply voltage by impedance। हम लोग फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन कर रहे हैं, वोल्टेज तो वही है। अब जब इम्पीडेंस बहुत ज्यादा था तो करंट भी काफी कम था। द करंट वाज वेरी स्मॉल, द करंट वाज वेरी स्मॉल। अब जैसे जैसे इम्पीडेंस घटने लगा करंट बढ़ने लगा, ये करंट बढ़ा 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 मैक्सिमम हुआ। जब इम्पीडेंस मिनिमम करंट मैक्सिमम, फिर घटा और फिर ये डायग्राम कुछ ऐसे जाएगा। ये हो गया वेरिएशन किसका? करंट का। मैक्सिमम करंट क्या था? यहां पे था। कब था? एट रेजोनेंस। इट वाज एट रेजोनेंस। करंट वाज मैक्सिमम एट रेजोनेंस। ये किसका डायग्राम है? ये करंट का डायग्राम है। तो क्या क्वेश्चन आएगा? प्लॉट इन ए सीरीज आरएलसी सर्किट, प्लॉट दी वेरिएशन ऑफ करंट विथ फ्रीक्वेंसी। बस उतना ही, उतना बताने के लिए बताया कि आपको करंट ऐसा होता है, याद रखना है। प्लॉट दी वेरिएशन ऑफ इंपीडेंस विद फ्रीक्वेंसी इन ए सीरीज आरएलसी सर्किट, तो ऐसे ड्रॉ करना। करंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? दैट इज Vs, सप्लाई वोल्टेज, बाय मिनिमम इंपीडेंस। मिनिमम इंपीडेंस R था तो ये हो गया R। क्या बातें समझ में आ रहा है? ये देखिए, सो एट रेजोनेंस करंट इज मैक्सिमम, इंपीडेंस इज मिनिमम। ये वाले जोन में यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो ओमेगा है वो ओमेगा लेस देन ओमेगा 0 है, और यहाँ पे जो ओमेगा है वो ओमेगा मोर देन ओमेगा 0 है। थोड़ा मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जोन में आपको मिलेगा ओमेगा इज मोर देन ओमेगा 0। जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0, जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0, एक्सएल वाज इक्वल टू एक्सी, मतलब एल ओमेगा 0 वाज इक्वल टू
1/c⍵0 लिखना नहीं, समझो। कब? जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 है, और ओमेगा का वैल्यू अगर इससे कम हो गया तो आप कहोगे एल ओमेगा इज मोर देन, कम हो गया तो एल ओमेगा इज लेस देन 1/c⍵0। अगर ओमेगा का वैल्यू ओमेगा 0 से कम हो जाएगा तो ये क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा, ये क्वांटिटी छोटा हो जाएगा। तो इसमें ध्यान ये रखना है, लास्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, एट ओमेगा लेस देन ओमेगा 0, थोड़ा एक स्टेप पे लिखते हैं, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0, एल ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1/c⍵0, एट ओमेगा लेस देन ओमेगा 0, एल ओमेगा इज लेस देन 1/c⍵, क्योंकि ओमेगा छोटा होगा तो ये बड़ा हो जाएगा। सर्किट इज कैपेसिटर डोमिनेटेड, सर्किट इज कैपेसिटर डोमिनेटेड। कितना तकलीफ हो रहा है, क्योंकि ध्यान से सुनने की आदत नहीं है, क्या क्या चीजें बता रहे हैं। ओमेगा छोटा हो गया तो 1/c⍵ बड़ा हो जाएगा। सर्किट इज कैपेसिटर डोमिनेटेड, कैपेसिटर डोमिनेटेड हो गया तो करंट लीड करेगा। 8 ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा 0, क्या बड़ा होगा? एल ओमेगा इज मोर देन 1/c⍵। ओमेगा 0 पे दोनों बराबर है, ओमेगा का वैल्यू ओमेगा 0 से ज्यादा हुआ तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। सर्किट इज इंडक्टर डोमिनेटेड, सर्किट इज इंडक्टर डोमिनेटेड, सर्किट इज इंडक्टर डोमिनेटेड। और कौन लीड करेगा? आई लैग करेगा, इंडक्टर का प्रॉपर्टी है, आई लैग्स वी। At a frequency below the resonant frequency, the current in the circuit is leading or lagging, 1 mark वाला क्वेश्चन हुआ। At a frequency less than resonant frequency, current is क्या है? लीडिंग। At a frequency more than resonant frequency, current is lagging, क्योंकि इंडक्टर डोमिनेटेड हो गया। बस यही है क्वेश्चन, ठीक है। एक छोटी सी टर्म है, कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर। जिसका पूरा नाम है क्वालिटी फैक्टर। क्या है? इट इज रेशियो ऑफ VL to VS at resonance. To be more appropriate and accurate, you can write VL और VC, क्योंकि रेजोनेंस में XL XC बराबर है, सेम करंट जा रहा है, तो IXL जितना होगा IXC उतना होगा, तो VL जितना होगा VC भी उतना ही होगा। सो यू से VL और VC कुछ भी लिखो चलेगा, टू VS एट रेजोनेंस, मतलब I इंटू XL बाय I इंटू Z। बात कर रहे हैं रेजोनेंस का। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है रेशियो ऑफ इंडक्टर वोल्टेज टू सप्लाई वोल्टेज। डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, फॉर्मूला आएगा उसको याद रखना है। ओनली राइट द फॉर्मूला फॉर द क्वालिटी फैक्टर, दैट्स ऑल। रेयरली आता है तो आई कैंसिल हो गया, XL बाई जेड एक्सएल हो गया L ओमेगा 0। कब? एट रेजोनेंस, तो ओमेगा की जगह ओमेगा 0 लेंगे, जेड की जगह R लेंगे। अब ये L बाई R को बाहर छोड़ो, ओमेगा 0 का वैल्यू क्या था? 1/√LC। थोड़ा मारपीट करो तो मिलेगा 1/R√L/C। दिस इज कॉल्ड Q factor of the circuit. You clearly see the Q factor or quality factor of the circuit depends upon RLC, not on the frequency, not on the supply voltage. ये एट रेजोनेंस निकाला जाता है।
तो जब आप कोई रेजोनेंट सर्किट लेके आओगे तो उसके ऊपर क्यू फैक्टर लिखा रहेगा। इट में वेरी फ्रॉम 20 to 2000। 20 to 2000 का मतलब क्या है मालूम है? मतलब ये जितना होगा ये इसका 2000 टाइम तक हो सकता है। कोई रेजोनेंट सर्किट यूज कर रहे हो, 10 वोल्ट एसी दिए हो, इंडक्टर के क्रॉस में वोल्टेज में भी अप टू समथिंग लाइक 20,000 वोल्ट। 10 वोल्ट एसी है, इंडक्टर के क्रॉस में वोल्टेज कितना है? 20,000 वोल्ट। कैपेसिटर में वो भी 20,000 वोल्ट। दोनों का कॉम्बिनेशन में 0, बिकॉज दे आर आउट ऑफ फेज। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं वोल्टेज मैग्निफिकेशन सर्किट भी कहते हैं। सीरीज रेजोनेंस सर्किट को अदरवाइज कहते हैं मैग्निफिकेशन सर्किट कहते हैं, ट्यूनिंग सर्किट कहते हैं। समझ में आया? अब प्रैक्टिकली सोचो, कोई एक आरएलसी सर्किट दिया गया, आपको पता करना है उसमें आर क्या है, एल क्या है, सी क्या है, कुछ मालूम नहीं आपको। पूछा गया बताओ इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप क्या करोगे? उसमें साथ एक एमीटर लगा दोगे जो करंट मेजर करेगा, और इधर सप्लाई वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी को बदलो, अगर बदल सकते हो तो बदलो। बदलते बदलते देखोगे जब करंट मैक्सिमम होगा तब रेजोनेंस हो गया। जब रेजोनेंस हो गया तो आप कहोगे हाँ यही फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। समझ में आया? तो पूरे चीज को फिर से एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद कर लेते हैं। 5-6 पॉइंट्स, वन लाइनर्स। रेजोनेंस कब होता है? व्हेन द नेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज 0। उसका करस्पॉन्डिंग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा 0 इज 1/√of LC। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज क्या है? 1/2π√of LC। At resonance, what is the phase angle difference between voltage and current? 0. What is the power factor? 1. What is the impedance? R. What is the voltage drop across the resistor? It is same as the supply voltage. And how is the current versus frequency diagram? अभी पहले देखें current versus frequency diagram। ये वाला कहाँ गया? current versus frequency diagram ये। तो सारे क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दो। एक व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, हाउ टू ड्रॉ द करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी डायग्राम। आया समझ में? ये 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। ड्रॉ करो बोल के आएगा, प्लॉट दी वेरिएशन ऑफ करंट विथ फिक्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी फॉर ए सीरीज आरएलसी सर्किट। तो आपको ड्रॉ करना है, दिखाना है कि ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 है, ओमेगा 0 इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ऐसे लिखना है और ये हो गया। क्या चीजें समझ में आया? yes. अभी लगे हाथ में आपको दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज पूछता हूँ, बताता हूँ। उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है और उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, लेकिन मुझे तो बताना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन। क्या होता है समझ लेते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी एक ही आएगा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेटर, दैट्स ऑल। कोई दूसरा क्वेश्चन आज तक नहीं आया, लेकिन जबकि ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मेडिकल एंट्रेंस के लिए थोड़ा 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, वो भी बता देंगे। कोई एक चार्ज कैपेसिटर को अगर हम किसी एक इंडक्टर के क्रॉस में स्विच ऑन कर देंगे, इफ यू स्विच ऑन इट अक्रॉस एन इंडक्टर, ऐसा जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, ये मान लो कि चार्ज कैपेसिटर है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव था, कुछ वोल्टेज था, ये डिस्चार्ज करने लगेगा थ्रू द इंडक्टर। जैसे ये डिस्चार्ज करने लगेगा तो धीरे धीरे इसका एनर्जी घटने लगेगा, बट देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट, यू नो एनर्जी इज डिसिपेटेड ओनली इन द रेजिस्टेंसेस। इंडक्टर कैपेसिटर तो कोई एनर्जी नहीं खाते हैं। तो क्या होगा? जैसे जैसे ये डिस्चार्ज होगा धीरे 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 इसमें करंट बढ़ने लगेगा। जैसे करंट बढ़ने लगेगा इसमें एनर्जी स्टोर होगा। आप जानते हो एनर्जी स्टोरेज हाफ एल स्क्वायर, तो ये एनर्जी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ग्रेजुअली धीरे 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 मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा। और जब ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तब तक यहाँ पर बहुत ज्यादा करंट होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी होगा। उस एनर्जी के चलते वो करंट को ऐसे भेजने की कोशिश करेगा। सर ऐसा क्यों भेजेगा? क्योंकि करंट जो ऐसे आ रहा था, ये वाला करंट अभी घटने लगा है। By Lenz's law, the EMF induced will try to maintain that current। वो जबरदस्ती इधर करंट भेजने की कोशिश करेगा। वो जैसे जैसे करंट भेजेगा फिर ये कैपेसिटर उल्टा चार्ज होने लगेगा इधर से। थोड़ी देर के बाद धीरे 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 इसका एनर्जी खत्म हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा। शुरू में इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था, करंट कुछ देर के लिए फ्लो किया, ये बन गया पॉजिटिव, ये बन गया नेगेटिव, फिर से यहाँ से डिस्चार्ज शुरू होगा। And the process will continue. The current will continuously change its direction. So an alternating current is developed
समझ में आया? तो यहाँ पर जो करंट होगा वो ऑल्टरनेटिंग नेचर का होगा, कंटिन्यूसली बदलेगा। वो जो इधर उधर होगा करंट, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, यही है ओनली क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है। कोई डेरिवेशन नहीं है, सीधा लिखना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है। डिराइव में कर सकता हूँ, यू कैन वॉच द प्रीवियस ईयर वीडियो, उसमें डेरिवेशंस किए हैं, चाहिए नहीं है। तो इसके बारे में क्या लिखना है, थोड़ा सा चीज लिखना है और ध्यान से देखना है। व्हेन व्हाट इज एन एलसी ऑसिलेटर, कोई पूछ लिया तो क्या लिखेंगे? व्हेन ए चार्ज्ड कैपेसिटर is connected across a pure inductor। प्योर क्या होता है सर? इंडक्टर तो इंडक्टर, अरे जिस वायर से बना है उस वायर का कुछ रेजिस्टेंस रह जाएगा तो इंडक्टेंस के साथ साथ कुछ रेजिस्टेंस इफेक्ट भी आ जाएगा। प्योर इंडक्टर मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, थोड़ा सा कुछ रेजिस्टेंस तो रह जाता है। इज कनेक्टेड अक्रॉस ए प्योर इंडक्टर, देन द current in the circuit oscillates at a frequency, और आपको सुन के खुशी होगा, F इज इक्वल टू सेम एज जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी था। कैसे हुआ नहीं बता रहे, क्यों तुम्हारे सर फोड़े हैं, याद रखने के लिए आसान हो गया। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और एलसी ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी दोनों फॉर्मूला बराबर है, तो याद रखना जरूरी है। या तो उधर से आ जाता है तो इधर से आ जाता है। इट ए फ्रीक्वेंसी दिस। अभी अगर मैं प्लॉट करना चाहूंगा द वेरिएशन ऑफ करेंट, तो आप देखोगे कि इसमें होगा यूं कि अगर मैं करंट को प्लॉट करता हूं, pure LC oscillator, you see the current goes like this. Current is oscillating, ये हो गया current। कब? Pure LC oscillation, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं। लेकिन अगर इसमें रेजिस्टेंस रहेगा तो धीरे धीरे एनर्जी घटने लगेगा। कैपेसिटर का एनर्जी इंडक्टर का एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, इंडक्टर का एनर्जी कैपेसिटर का एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, बीच में रेजिस्टेंस कुछ कुछ खाने लगेगा। तो फिर क्या हो जाएगा? तो ये डायग्राम कुछ ऐसे हो जाएगा। इम्प्योर एलसी ऑसिलेशन में ये घटना, ये तो ऑसिलेट तो करेगा लेकिन ग्रेजुअली करंट घटते 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 खत्म हो जाएगा। देयर इज ए ऑसिलेटर, एलसी ऑसिलेटर इन लंदन म्यूजियम, सिंस लास्ट 300 इयर्स उसका करंट कांस्टेंट है, चल ही रहा है करंट, कोई सप्लाई नहीं, करंट खुद ही चल रहा है। सही ना? तो ये हो गया आपका क्या? इम्प्योर एलसी ऑसिलेटर, जिसमें रेजिस्टेंस जीरो नहीं है, जिसमें रेजिस्टेंस जीरो है। ये हो गया करंट वर्सेस टाइम का डायग्राम। सीबीएसई वालों का काफी बार ये पूछा गया है। ऐसा ऑसिलेशन का नाम है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्पिंग नहीं हो रहा है, अनडैम्प्ड, सॉरी, अनडैम्प्ड, DAMPED, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। और इसको क्या कहते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन। एक बार दो बार आया है सिर्फ ये फिगर ड्रॉ करने के लिए। प्लॉट दी वेरिएशन ऑफ करंट इन ए प्योर एलसी ऑसिलेटर, और ये एलसी ऑसिलेटर इन्वॉल्विंग रेजिस्टेंस। तो आपको होगी ये ऐसा है। आ गया लास्ट पॉइंट नंबर 3। इन एन ऑसिलेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, सीएचएससी वालों का क्वेश्चन है, कन्वर्ट्स इनटू व्हाट? कन्वर्ट्स इनटू मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर। किसमें कन्वर्ट होता है ऐसे करके पूछेंगे। मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर एंड वाइस वर्सा।
मतलब मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। However, total energy is conserved, मतलब दोनों का एनर्जी को जोड़ोगे तो कांस्टेंट रहेगा। मतलब if V0 is maximum, सीबीएसई वालों का क्वेश्चन, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस across C, I0 is maximum current in L, then कैपेसिटर का मैक्सिमम एनर्जी इंडक्टर का मैक्सिमम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये उसमें कन्वर्ट होता है, ये धीरे धीरे घटता है, कैपेसिटर का एनर्जी घटते घटते मैग्नेटिक एनर्जी बन जाता है, मैग्नेटिक एनर्जी फिर से घटते घटते कैपेसिटर का एनर्जी बन जाता है। वो क्या करेंगे, एल सी वी नॉट दिया रहेगा, आई नॉट पूछेंगे सीबीएसई वालों का। तो ये एनर्जी कंजर्व रहता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है एलसी ऑसिलेशन। क्या याद रखना है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन, 1/2 पाई रूट ऑफ एलसी, सेम एज दैट ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और वेरिएशन ऑफ करंट विथ टाइम इन ए प्योर एलसी ऑसिलेटर। ये जो फ्रीक्वेंसी है ना 1/LC जो निकाले थे हम लोग थोड़ी देर पहले, कहाँ गया ये जो एलसी था, ये सब पुराना मेथड से ऐसे करके हाई फ्रीक्वेंसी का ऐसे जनरेट करते थे। इसमें जो फ्रीक्वेंसी आता था, ये फ्रीक्वेंसी अभी हम लोग देखे कि इट वाज समथिंग लाइक 2 पाई रूट ओवर ऑफ LC, और L जनरली मिली हेनरी में होता है सबसे कम, क्योंकि जितना कम होगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। पहले बताओ कि फ्रीक्वेंसी की जरूरत क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी की क्या जरूरत है। इसको अदरवाइज कहते हैं क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड मतलब जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना हाई स्पीड में आपका क्लॉक चल सकता है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं आपको कहूँगा जल्दी जल्दी 1 से 100 तक कहो, आप कैसे कहोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 से जल्दी जल्दी करके कहोगे। जो मैक्सिमम स्पीड में बोले वो आपका स्पीड है, उससे ज़्यादा स्पीड में तो आप बोल नहीं सकते। मान लो कि आपके सामने कोई एक इवेंट हो रहा है, कोई चीज़ ऑसिलेट कर रहा है, आपको काउंट करने के लिए कहा गया, उसका ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी आपका बोलने का स्पीड से ज़्यादा हुआ तो आप काउंट कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। इफ योर काउंटिंग स्पीड इज मोर देन द ऑसिलेशन स्पीड देन ओनली यू कैन काउंट। आप बोलते हो 1 2 3 4 5 6 और वो ऑसिलेट कर रहा है 1 2 3 4, हाँ तो आप काउंट कर सकते हो। आप बोलो 1 2 3 4 5 6 और वो काउंट, वो कैसे ऑसिलेट करे, कैन यू काउंट, नो। तो काउंट करने के लिए जो ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए, इसको क्लॉक स्पीड कहते हैं, इसलिए इट इज डिजाइन्ड टू गेट हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन। अब एल होता है जनरली मिली हेनरी में, मतलब 10⁻⁻3, और कैपेसिटर कम से कम जितना कम होगा इतना ज्यादा होगा, पिको फराड में होता है, मतलब 10⁻12। ये दोनों को मिला के डालो, सिंप्लीफाई करो तो ये 10⁻16 के आ जाते हैं, और रूट ओवर किए तो 10⁻8, और ये ऊपर गया तो 10⁻8। मतलब यूजिंग ए एलसी ऑसिलेटर हम लोग 10⁸ हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी डेवलप कर सकते हैं। लिखो मत साई क्या लिख रहा है सर, थोड़ा थोड़ा बीच में मसाला बता रहा हूँ, तुम लोग को सुनने में इंटरेस्ट आएगा, नहीं चाहिए तुम लोग। तो ये सब को यूज करके हम कितना फ्रीक्वेंसी तक जा सकते हैं, 10⁸ हर्ट्ज तक। फिर आया ट्रांजिस्टर 1935 में, उसको यूज करके इवन हायर फ्रीक्वेंसी आया, तो हल्ला आया क्या, नैनो टेक्नोलॉजी आ गया। मतलब नाउ यू हैव डिस्कवर्ड हाउ टू गेट 10⁹ हर्ट्ज। उससे पहले 10⁸ हर्ट्ज तक हम मेजर कर सकते थे। उसके बाद सारे कंप्यूटर का हाई प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स आ गए, हाई स्पीड कंप्यूटर्स आ गए, क्योंकि आपका काउंटिंग स्पीड बढ़ गया। खैर चलिए, ये हो गया आपका एलसी ऑसिलेटर, ठीक है। रेजोनेंस और एलसी ऑसिलेशन आपको समझा दिया गया। छोटे से आर्टिकल देखेंगे, इसके बाद हम लोग